वेलकम टू नो इकोनॉमिक चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इसका इंट्रोडक्शन और एग्रीकल्चर सेक्टर। तो हम लोग ने पहले पढ़ लिया कि हमारे कौन कौन से इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ज़्यादा योगदान दिया था हमारी इंडियन इकोनॉमी में। चलिए हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि वी राव थे, आर.जी. देसाई थे और दादा भाई नौरोजी थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट है, तो बहुत ज़्यादा याद करना ज़रूरी है। ठीक है, फिर हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बारे में नहीं पढ़ता है। सो इसको आप एक कहानी की तरह याद करें। सो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड यू कैन keep this thing in your mind for a long period of time if you study। अगर आप ये स्टडी करेंगे एक स्टोरी के फॉर्म में। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हुआ था उस समय। ठीक है, just think like that कि what is the situation at that time when Britishers are ruling on us। so let's see। ठीक है, तो as in case of agriculture so also in manufacture। तो जैसा केस एग्रीकल्चर में था उसी प्रकार से मैन्युफैक्चर फील्ड में भी हम लोग को देखने को मिला। ठीक है, इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्री बेस अंडर द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल क्या था? ब्रिटिशर हम पे रूल कर रहे थे। ठीक है, कौन रूल कर रहा था? ब्रिटिशर थे। किस पे रूल कर रहे थे? इंडियन पे। ठीक है, तो इंडिया क्या थी? उनकी कॉलोनी थी। ठीक है, तो उस वजह से हम लोग इंडस्ट्रियल बेस डेवलप नहीं कर पाए थे। ठीक, दूसरा पॉइंट। ठीक है, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, तो ये दिस इज़ फर्स्ट पार्ट और आप आगे देखेंगे सेकंड पार्ट कब इसका होगा मैं आपको बता दूँ। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इवन एज ए कंट्री वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन। हम लोग की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वर्ल्ड फेमस होने के बावजूद भी डिक्लाइन कर रही थी करस्पॉन्डिंग टू मॉडर्न इंडस्ट्री बेस। ठीक है, अगर हम लोग कंपेयर करें, जो मॉडर्न इंडस्ट्री वॉज अलाउड टू कम अप टू टेक प्राइड द प्लेस। जो हम लोग की मॉडर्न इंडस्ट्री जो आने वाली थी उसकी प्लेस लेने वाली थी, उससे अगर हम लोग कंपेयर करें तो हम लोग की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है डिक्लाइन हो रही थी। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्राइमरी मोटिव ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट बिहाइंड द पॉलिसी ऑफ सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया वॉज टू फोल्डेड। ठीक है, तो जो ब्रिटिशर थे उनका प्राइमरी मोटिव क्या था कि वो सिस्टमेटिक पॉलिसी के थ्रू इंडिया को डी इंडस्ट्रियलाइज कर देना चाहते थे। देखिए आप इमेज में देखिए, इंडस्ट्रीज़ के यहाँ बंद करना चाहते थे। तो उन्होंने दो फोल्ड में जो है इसको बांट दिया था। ठीक है, पहला आपका जो है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ पे बेस हो जाता है। ठीक है, और दूसरा जो है आप मॉडर्न की बात करते हैं। ठीक, तो उनका प्राइमरी मोटिव क्या था ब्रिटिशर का कि यहाँ पे जो भी है इंडिया पे उसको डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया जाए, मतलब सारी जो भी इंडस्ट्री है उनको बंद कर दी जाए विद द हेल्प ऑफ पॉलिसी। ठीक, द इंटेंशन वॉज, उनकी इंटेंशन क्या थी? फर्स्ट, पहली इंटेंशन क्या थी? मेयर एक्सपोर्टर ऑफ इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्री इन ब्रिटेन। तो ब्रिटिशर क्या कर रहे थे? ब्रिटिशर कर रहे थे, खोल रहे थे इंडस्ट्री। कहाँ? अपने घर में, अपने कंट्री में वो क्या खोल रहे थे? इंडस्ट्री। तो उसके लिए उनको चाहिए था रॉ मटेरियल। ठीक, रॉ मटेरियल वो कहाँ से ले रहे थे? वो इंडिया से रॉ मटेरियल ले रहे थे। तो वो इंडिया से रॉ मटेरियल ले रहे थे। ठीक है, और रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा था ब्रिटिशर के इंडस्ट्रीज़ में आने वाले समय में। ठीक है, तो उनका पहला यही इंटेंशन था ब्रिटिशर का कि जो भी इंडिया से रॉ मटेरियल ब्रिटिश जाए वो लोग उनकी आने वाली इंडस्ट्री में उसका यूज़ करें। ठीक है, और ये देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, तो इसलिए मैंने एज अ नोट आपको लिख दिया है। तो इसका सिंबल होता है एक्स, एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का सिंबल एम होता है, और इसको आसानी से याद करना है तो आप एक्सपोर्ट में देखिए सेकंड जो होता है वो एक्स होता है, और इंपोर्ट में सेकंड वर्ड क्या होता है? अल्फ़ाबेट एम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद करते हैं जब जहाँ भी एक्स और एम दिखे। ठीक है, क्योंकि आप आने वाले क्लास में x माइनस एम पढ़ेंगे तो
इसका मतलब सीधे होगा कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक। एक्सपोर्ट क्या होता है? गुड्स को इंडिया से बाहर भेजना। जब हम लोग इकोनॉमिक्स में गुड्स को क्या पढ़ते हैं? गुड्स को हम लोग कहते हैं कमोडिटी। क्या कहते हैं? कमोडिटी, ठीक है, कमोडिटी कहा जाता है। तो एक्सपोर्ट क्या करते हैं? जब हम लोग इंडिया से गुड्स बाहर भेजते हैं, कहाँ भेजते हैं? कहीं भी भेज दिए, ठीक। और जब इंपोर्ट क्या होता है? जब बाहर से गुड कहाँ आता है? इंडिया में आता है। तो ये डिफरेंस होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या था? इंडिया टू टर्न इंडिया इनटू मार्केट फॉर द फिनिश गुड। तो ये इंडिया को फिनिश गुड, जो ब्रिटिशर गुड्स बनाएंगे, वो गुड्स कहाँ बेचेंगे? वो इंडिया में बेचेंगे। तो वो लोग इंडिया को एक मार्केट एज अ मार्केट प्लेस बनाना चाहते थे, जहाँ पे वो लोग अपना फिनिश गुड बेचेंगे। फॉर दूज इंडस्ट्रीज सो दैट देयर कंटिन्यू एक्सपेंशन, उन इंडस्ट्री के लिए, ताकि उनका जो वो लोग ब्रिटिश अपने होम टाउन में जो भी इंडस्ट्री खोले हों, वो फ्यूचर में क्या हो? एक्सपेंशन कर सके और उनसे क्या हो सके? मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ देयर होम कंट्री फॉर ब्रिटिश कंट्री, ब्रिटेन। तो इससे क्या होगा? ब्रिटेन को ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। तो वो लोग सामान ब्रिटेन में बनाएंगे और उस सामान को इंडिया में भेजेंगे सस्ते दामों में। तो इसका फ़ायदा किसका होगा? ब्रिटेन का फ़ायदा होगा। कैसे फ़ायदा होगा? वो सारा कमोडिटी इंडिया में भेजेंगे, ठीक। और कमोडिटी जब भेजेंगे तो ये इंडिया से क्या ले जा रहे हैं भाई? खरीदेंगे। जब जैसे इंडिया आ रहा है सामान, तो इंडिया खरीद रहा है, ठीक है, पैसा पे कर रहा है। तो क्या पैसा पे कर रहा है? इन फॉर्म ऑफ गोल्ड, सिल्वर। तो वेल्थ वो लोग ले रहे थे, इंडिया की पूरी वेल्थ वो लोग चुरा रहे थे, ठीक है। तो यही था। तो वो मेनली यही था कि वो लोग इंडिया को एज अ मार्केट प्लेस बनाना चाहते थे, जो अब उनका फिनिश गुड इंडिया में बेच सके, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कहते हैं इन द अनफोल्डिंग ऑफ इकोनॉमिक सिनेरियो, ठीक है, unfolding of economic scenario, the decline of indigenous handicraft industry created not only massive unemployment but also demand in Indian consumer market, which was now deprived of supply of local made good। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, चलिए हम लोग आराम से समझते हैं, ठीक है। तो इंडिजीनियस जो इंडस्ट्री थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, उसमें क्या होता था? डिक्लाइन आ रहा था, ठीक है, कमी हो रही थी। उसकी वजह से, कमी आने की वजह से जो लोग काम कर रहे थे उनका काम जा रहा था। तो इस वजह से मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा था इंडिया में। लेकिन नई चीज़ देखने को मिली इंडियन कंज्यूमर मार्केट में कि इन लोग की डिमांड, जो ब्रिटिशर थे उनकी डिमांड, उनके गुड्स की डिमांड बढ़ती जा रही थी, और जो हम लोग की लोकल गुड्स थे उनकी सप्लाई क्या हो रही थी? कम होती जा रही थी, ठीक है। अगला पॉइंट, the demand was profitable made by increasing import of cheap manufacturing good from Britain, ठीक है। तो डिमांड वॉज प्रॉफिटेबल मेड बाय इंक्रीजिंग इम्पोर्ट के बढ़ने से डिमांड बढ़ रही थी। क्यों? देखिए यहाँ समझने वाली है, कनेक्टिविटी वाली चीज़ है। जैसे हम लोग ने 12th में पढ़ा, 11th में पढ़ा था आपने जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें आपने जो है इंडिविजुअल की पढ़ा होगा, ठीक है, और डिमांड सप्लाई पढ़ा होगा। तो वहाँ पे क्या था? इस तरह देखिए, डिमांड के कर था, ठीक, उसमें क्या था? ये प्राइस था, ये कमोडिटी थी, क्वांटिटी थी। तो क्या, जब भी प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो जितना ज़्यादा सस्ता सामान रहेगा उतना ज़्यादा लोग खरीदेंगे, और कम होगा तो और ज़्यादा लोग खरीदेंगे, ज़्यादा प्राइस होगा तो कम लोग खरीदेंगे। तो यहाँ पे क्या था कि चीप था, चीप मैन्युफैक्चर हो रहा था गुड, तो सस्ते में बिक रहा था इंडिया में। तो उस वजह से इनकी डिमांड क्या थी? ज़्यादा हो रही थी, ठीक है, समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग, ये फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, कि फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ। अब हम लोग सेकंड पार्ट में देखते हैं। ये मूवी का सेकंड पार्ट है कि मॉडर्न इंडस्ट्री उस समय क्या हुए थे, उस सेकंड हाफ में क्या होता है 19th सेंचुरी के, ठीक है। तो ड्यूरिंग द सेकंड हाफ 19th सेंचुरी, ठीक है, हैशटैग मॉडर्न इंडस्ट्री began to take root in India, but it progressively remained very slow।
मॉडर्न इंडस्ट्री इंडिया में आ गई थी, उनकी उनकी जड़ें यहाँ मजबूत होने लगी थी, लेकिन बहुत ही धीमे धीमे, ठीक है। इनिशियली द डेवलपमेंट वॉज कन्फाइंड टू सेटिंग अप कॉटन एंड टेक्सटाइल मिल्स। तो पहले हम लोग क्या करते थे, जो है इनिशियली उन्होंने क्या किया था, कॉटन और जूट टेक्सटाइल मिल यहाँ इंडिया में सेटअप करना स्टार्ट कर दिया। तो कॉटन जो टेक्सटाइल था मिल्स था, वो किसके द्वारा डोमिनेट किया जाता था, वो इंडियन के द्वारा डोमिनेट किया जाता था। और वो किस पार्ट में अवेलेबल था, वो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में था, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र, ये गुजरात हो गया, यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, महाराष्ट्र और गुजरात। वाइल द जूट माइल्स डोमिनेटेड बाय, जूट किसके द्वारा डोमिनेट किया जाता था, फॉरेनर के द्वारा, जो ब्रिटिशर थे। और वो मेनली कंसंट्रेटेड इन बंगाल, कहाँ पे था, बंगाल में था। तो ऐसे आके यहाँ पे इंडिया का मैप, यहाँ पे क्या है, ठीक है, बंगाल है, वेस्ट बंगाल, ठीक, समझ रहे हैं आप। तो ये इधर जो है, इधर किसका था, फॉरेनर का था। यहाँ पे क्या था, जूट के मिल्स जो है यहाँ पे स्टैब्लिश किए गए थे, सेटअप किए गए थे, ठीक है। ये मॉडर्न इंडस्ट्री का है। इधर क्या है, वेस्टर्न में इंडियन है और ईस्टर्न में फॉरेनर है, जो फॉरेन की मिल्स हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्सिक्वेंटली ये हैशटैग टिस्को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हैशटैग टिस्को। 1907 में आया था जो है। टिस्को का फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे मैंने दिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो आयरन एंड टाटा इंडस्ट्री बिगेन अप कमिंग इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में टाटा इंडस्ट्री जो है ये टिस्को आ गई थी, ठीक। और ठीक है, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। A few other industries in the field of sugar, cement, paper के आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ और भी इंडस्ट्री है, जैसे शुगर हो गई आपकी, सीमेंट हो गया, पेपर हो गया, और भी बहुत से, ठीक है। However, there was hardly any capital good industry help promote for the industries in India. इंडिया में बहुत ही हार्डली कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी जो कि प्रमोट करे इंडस्ट्री को, इंडिया की इंडस्ट्री को, ठीक है। कैपिटल गुड इंडस्ट्री इंडिया में बहुत ही कम थी, ठीक है, उस मॉडर्न की बात करें हम लोग तो, ठीक है। अब कैपिटल गुड आप लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ चुके होंगे कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कैपिटल गुड को समझना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें जो है कैपिटल गुड्स, इसमें कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री मीन्स इंडस्ट्री विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स विच आर इन टर्न यूज फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल ऑफ करेंट कंजम्पशन। कैपिटल गुड वो इंडस्ट्रीज़ होती है जहाँ पे हम लोग मशीन्स को प्रोड्यूस करते हैं और बाद में उन मशीन को हम लोग यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्शन या कंजम्पशन के लिए, ठीक है, जिससे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं कंजम्पशन के लिए गुड्स। जस्ट लाइक आप मशीनरी हो गई, किसी भी इंडस्ट्री में जो मशीनरी स्टैब्लिश होती है उसे कैपिटल गुड मशीनरी कहा जाता है, ठीक, कैपिटल गुड्स कहा जाता है, ठीक है। किसी फैक्ट्री में, जैसे जिम हो गया, जिम में आप जितने भी इंस्ट्रूमेंट देखते हैं उसको कैपिटल गुड कहा जाता है। जैसे ट्रैक्टर हो गया, बस ट्रक, ये सब एक मशीनरी गुड है जिससे हम लोग एक वैल्यू लेते हैं, ठीक है। उस वैल्यू को लेना ही कंजम्पशन कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एज इट कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी रिमेन वेरी स्मॉल। हम लोग की जीडीपी में बहुत ही वेरी स्मॉल कंट्रीब्यूशन कर रहा था इंडस्ट्रियल सेक्टर उस समय, ग्रोथ रेट, ठीक है। जीडीपी भी आप जैसे हम लोग नेशनल इनकम निकालना होता है तो उसके लिए हम लोग विद द हेल्प ऑफ जीडीपी हम लोग बताते हैं नेशनल इनकम क्या है। तो ये भी आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम क्या होता है, ठीक है। तो इसको एज अ टर्म हैशटैग जीडीपी याद कर लीजिए, क्योंकि ये जीडीपी आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी आगे तक, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग बात करते हैं सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक ऑफ न्यू इंडस्ट्री वॉज अ वेरी लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर।
तो जो भी नई नई इंडस्ट्रियल सेक्टर आ रही थी बहुत ही लिमिटेड एरिया था, पब्लिक सेक्टर में नहीं थे, सब प्राइवेट थे, सब प्रॉफिट अर्न करना चाहते थे, कोई भी पब्लिक सेक्टर में नहीं था, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में वो इंडस्ट्रीज़ आती हैं जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती थी। तो उस समय कौन था, उस समय ब्रिटिशर थे, और ब्रिटिशर को केवल प्रॉफिट से मतलब था, उनको सोशल से कोई मतलब नहीं था। ठीक, द सेक्टर रिमेन कन्फाइंड ओनली लिमिटेड एरिया था, जस्ट लाइक तब भी कुछ लिमिटेड एरिया थे, लेकिन वो भी उन्होंने ब्रिटिशर ने अपने यूज़ के लिए इसको ग्रो किया था, जस्ट लाइक रेलवे हो गया, पावर जनरेशन हो गया, कम्युनिकेशन, पोर्ट हो गया, एंड सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ठीक है, सो ये एरिया पब्लिक सेक्टर कहते हैं, पब्लिक की हेल्प हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये ब्रिटिशर अपने लिए यूज़ कर रहे थे, जस्ट लाइक रेलवेज़ कि जैसे रॉ मटेरियल इंडिया से फॉरेन में भेजना, तो इंडिया बहुत बड़ा देश है, तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस भेजना इट इज़ नॉट वेरी इजी। तो विद द हेल्प ऑफ रेलवे वो ईजिली जो है कमोडिटी को, रॉ मटेरियल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस से मूव कर सकते थे। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट इज़। सो चलिए आगे बढ़ते बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग नो इकोनॉमिक्स चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल, follow me on Instagram no economic, like and share it. Hope you will like this video. If there is anything wrong, please comment below. Thank you. Over.